नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, अपना चैप्टर नंबर 3 कृषि विज्ञान 12 जिसका नाम है सिंचाई कंप्लीट हो चुका था। अब अपन उसके अभ्यास प्रश्न कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्षेत्र क्षमता पर जल उपलब्धता होती है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि क्षेत्र क्षमता या फील्ड कैपेसिटी होती क्या है। तो क्षेत्र क्षमता या फील्ड कैपेसिटी क्या होती है? भूमि में 3 प्रकार के जल पाए जाते हैं, जिसमें पहला जल है आर्द्रताग्राही, दूसरा जल है केशिकीय जल और तीसरा जल है गुरुत्वीय जल। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा होगा। इसमें आर्द्रताग्राही जल की सीमा सबसे ऊपर पाई जाती है, केशिका जल मध्य में पाया जाता है जो पौधों को उपलब्ध होता है, और गुरुत्वीय जल नीचे की तरफ पाया जाता है। ये स्वतंत्र बड़े रंध्रों के अंदर रहता है। जब गुरुत्वीय जल केशिका जल को नीचे खींचने की कोशिश करता है अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से, तब यहाँ पर एक क्षमता उत्पन्न होती है, जिस क्षमता को बोलते हैं क्षेत्र क्षमता या फील्ड कैपेसिटी के नाम से जाना जाता है। और इस पे पौधे को 100% जल उपलब्ध रहता है। मतलब केशिका जल को नीचे जाने से जो क्षमता रोकती है उसी को कहते हैं अपन क्या? क्षेत्र क्षमता। और इस पे कितना प्रतिशत जल उपलब्ध होता है? 100%। तो इसका आंसर क्या जाएगा? बे। नेक्स्ट चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था कौन सी है? पहली अवस्था है फूल आते समय, बिल्कुल है गेहूं की महत्वपूर्ण सिंचाई की अवस्था। दूसरी अवस्था ये भी है, दाना पकते समय ये भी है, और शीष जमते समय ये भी है। लेकिन इसमें ये पूछा है कि सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है। देखिए दोस्तों, गेहूं को सिंचाई की 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। 6 इरिगेशन अप्लाई करनी पड़ती है एक अच्छी गेहूं की फसल लेने के लिए। जिसमें पहली अवस्था आती है कौन सी? शीर्ष जड़ जमने पर, या इसको बोलते हैं CRI अवस्था। जैसा कि मैंने बताया था चैप्टर जब पढ़ाया वीडियो के अंदर कि CRI अवस्था 21 दिन पे आती है। इसको क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज कहते हैं। ये 21 दिन पे आते हैं, जिस पे सिंचाई की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर जाएगा शीर्ष जड़ जमने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं, व्यवहारिक दृष्टि से किस विधि में सिंचाई निर्धारण सबसे सरल है? क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें सबसे सरलता से आप क्रॉप की जल मांग का पता लगा सकते हैं या सिंचाई का पता लगा सकते हैं कि इसमें सिंचाई की सबसे ज़्यादा आवश्यकता किस समय है। तो वो अवस्था कौन सी है? आप क्या देख के लगा सकते हैं? फसलों की क्रांतिक अवस्था देखकर। हर फसल की क्रांतिक अवस्था निश्चित है। जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया कि गेहूं की क्रांतिक अवस्था, पहली अवस्था CRI अवस्था 21 दिन पे है, ठीक है। उसी प्रकार से हर फसल की क्रांतिक अवस्थाएं हैं। जैसे कि मूंगफली में सुइयां बनते समय, कपास में डोडे वाली शाखाएं बनते समय, जितनी भी दलहनी फसल हैं उसमें फलियां बनने से पूर्व फूल आते समय, ऐसी वो उनकी क्या है? क्रांतिक अवस्थाएं। तो सबसे व्यवहार की दृष्टि से क्रांतिक अवस्था के अंदर ही आप सिंचाई का निर्धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से सबसे कम दक्षता वाली सिंचाई विधि है। कम दक्षता का मतलब है जिसमें पानी का व्यय ज़्यादा हो, पानी का नुकसान ज़्यादा हो रहा हो, उसमें दक्षता अपने को क्या होगी दोस्तों? कम प्राप्त होगी। तो ऐसी कौन सी सिंचाई विधि है? देखो, बूंद बूंद के अंदर दक्षता ज़्यादा होती है, फिर उससे कम किस्म होती है बौछारी सिंचाई में होती है, फिर उससे कम किस्म होती है चौकोबार में होती है। तो इसका आंसर जा रहा है अनियंत्रण आप्लावन विधि। ये क्या है अनियंत्रित आप्लावन विधि? इसमें खेत में खुले रूप से पानी को क्या किया जाता है? छोड़ दिया जाता है। तो ये क्या होती है? ज़्यादा जल बचाने वाली विधि है। इसलिए इस विधि की जो दक्षता है वो अन्य विधियों की अपेक्षा कम प्राप्त होती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ रहा है अपने सामने, किस सिंचाई विधि का विकास इजराइल में हुआ था? तो किस सिंचाई विधि का आविष्कार हुआ था इजराइल में? दोस्तों, बौछारी का बिल्कुल नहीं हुआ, कुंड विधि का नहीं हुआ, बॉर्डर पत्री विधि का नहीं हुआ। बूंद बूंद सिंचाई, जिसको किस नाम से जाना जाता है? ड्रिप इरिगेशन के नाम से जाना जाता है, या इसको टपका विधि के नाम से भी जाना जाता है, या ट्रिकल सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है, जिसका आविष्कार कहाँ हुआ था दोस्तों? इजराइल के अंदर हुआ था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस सिंचाई विधि में
रास्ते में जल का हास नहीं होता। देखो जल का हास नहीं होता, कौन सी सिंचाई विधि है? ऐसी सिंचाई विधि जिसमें पाइपलाइंस का यूज किया जाता है, कच्चे रास्ते नहीं होते हैं या कच्चे दोहरे टाइप के इरिगेशन चैनल नहीं होते हैं। तो ऐसी विधि कौन सी है? देखो बौछारी सिंचाई विधि। कौन सी है? बौछारी, जिसको किस नाम से जाना जाता है? फव्वारा सिंचाई विधि या स्प्रिंकलर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा फव्वारा विधि के अंदर जल का नुकसान नहीं होता, क्योंकि एक खेत से दूसरे खेत में या किसी जल स्रोत से खेत तक पानी ले जाने में पाइप्स का प्रयोग किया जाता है जो प्लास्टिक के होते हैं, और उन पाइपों में पानी का ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। और बाकी बॉर्डर पट्टी, चौकोबार और कुंडविदाई विधि, इसके अंदर सब में सिंचाई का नुकसान होता है, पानी का नुकसान होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यह सिंचाई विधि अधिक जल मांग वाली फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है। क्वेश्चन पे जाना, किसके लिए उपयुक्त नहीं है? देखिए कौन सी सिंचाई विधि अधिक जल मांग वाली, मतलब इसके लिए है बौछार सिंचाई विधि। देखो बॉर्डर पट्टी के अंदर पानी फुल मिलता है, चौकोबार के अंदर भी पानी फसल को फुल मिलता है, और कुंड विधि में भी पानी पूरा मिलता है। केवल स्प्रिंकलर सिस्टम जो बौछारी सिंचाई विधि के नाम से बोलते हैं, ये धान जैसी फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की जल मांग कितनी होती है? तो गेहूं की जल मांग दोस्तों 450 से 650 mm होती है, मिलीमीटर होती है। अगर इसको सेंटीमीटर में आपको पूछा जाए तो 45 से 65 सेंटीमीटर क्या होती है? गेहूं की जल मांग होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, सिंचाई को परिभाषित कीजिए। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। या मृदा नमी को संरक्षण रखें तथा साथ साथ में पौधों की वृद्धि हेतु नमी बनाए रखना भूमि के अंदर, उसे क्या कहते हैं? अपन सिंचाई कहते हैं। जैसे कि देखो इसमें पौधों की वृद्धि के लिए मृदा में आवश्यक नमी संरक्षण हेतु कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया को क्या कहते हैं? अपन क्या कहते हैं? अपन सिंचाई कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं, मक्का की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था क्या है? देखिए दोस्तों, मक्का में सिंचाई कब करते हैं? सबसे पहले सिंचाई करते हैं अपन नर मंजरी बनते समय, जब मक्का का टेसल बनता है। देखिए आपने मक्का का भुट्टा देखा होगा, और मक्का के भुट्टे के अंदर है आपने देखा होगा कि इसके अंदर रोम से रोम पाए जाते हैं या बाल की तरह संरचना अपने को दिखाई देती है, तो उसे कहते हैं नर मंजरी अवस्था। कौन सी अवस्था कहते हैं उसको? नर मंजरी अवस्था के नाम से जाना जाता है। इसको नर को बोलते हैं टेसल, और इस नर भाग को इमास्कुलेशन के दौरान अठाना कहलाता है डी टेसलिंग। क्या कहलाता है? डी टेसलिंग के नाम से जाता है, कहा जाता है। अब पूछा जाता है क्वेश्चन तुम्हारे को कि डी टेसलिंग की क्रिया किस में की जाती है? मक्का में। कैसे? नर भाग को हटाना या टेसल को हटाना क्या कहलाता है? डी टेसलिंग। तो मक्का में सिंचाई की अवस्था ये नरमंजरी बनते समय तथा ये भुट्टा बनते समय करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, अनियंत्रण आप्लावन से क्या अभिप्राय है? अनियंत्रण आप्लावन, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि खेत में खुले पानी को छोड़ देना। ऐसा कार्य किन खेतों में किया जाता है? जो खेत नहर के नज़दीक होते हैं, जिन खेतों में पर्याप्त पानी की उपलब्धता होती है, उन क्षेत्रों में ऐसी विधि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अनियंत्रण आप्लावन एक सिंचाई की विधि है। समतल भूमियों पर अनियंत्रण आप्लावन विधि का उपयोग किया जाता है तथा नहरी क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। दोस्तों आगे अपन बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट, अपृष्ठीय सिंचाई क्या है? अपृष्ठीय सिंचाई क्या है? क्या है? सिंचाई की वह विधि जिसमें धरातल के नीचे एक निश्चित गहराई तक कृत्रिम जल स्तर बनाए रखकर फसल को जल आपूर्ति करना क्या कहलाता है? अपृष्ठीय जल सिंचाई। उदाहरण बताऊं इसके, जैसे कि आपको फव्वारा विधि, इसके साथ साथ में आपकी बूंद बूंद सिंचाई विधि। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, निम्न फसलों में से कितनी व कब सिंचाई करें? मतलब फसल की कितनी मात्रा में सिंचाई करें और कब कब सिंचाई करें। देखो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी? गेहूं की। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, गेहूं में 6 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। एक गेहूं की परिपक्व फसल प्राप्त करने के लिए 6 सिंचाई चाहिए अपने को। कैसे? 6 टाइम इरिगेशन। देखो गेहूं में 450 से 650 mm सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, ये सबसे पहली चीज़ है। इसके बाद में सिंचाई की जाती है। कब की जाती है? देखो पहली बात, सीड से जड़ निकलना, मतलब वो कौन सी अवस्था आ गई? CRI अवस्था पे करनी। दूसरा,
कल्ले फूटते समय, तीसरा गांठ अवस्था पर, चौथा बालियां बनते समय और पांचवा दाना निर्माण अवस्था पर। देखो इस प्रकार से ये आपने गेहूं का पौधा बोया, मतलब बीज बोया था, इसमें से एक पौधा होगा, पौधा उगते ही जिसको अपन कोरवान बोलते हैं जयपुर वाली या राजस्थानी भाषा के अंदर, तो ये 21 दिन पे आती है अवस्था, जिसको शीर्ष जड़ जमाव अवस्था बोलते हैं। इसके बाद में क्या करता है, ये शीर्ष जड़ जमाव के बाद में कल्ले फूटने लगते हैं, इसके कल्ले फूट के फिर उसमें जॉइंट बनना स्टार्ट हो जाता है इस प्रकार से गेहूं में, इसको बोलते हैं जॉइंटिंग स्टेज। उसके बाद में फूल आना प्रारंभ होता है, इसको बोलते हैं, कौन सी स्टेज बोलते हैं इसको बताइए, बालियां निर्माण। फिर इसके अंदर फूलों में दाना बनता है, मतलब मिल्किंग स्टेज बोलते हैं उसको, और फिर दाना पकने की अवस्था पे क्या करते हैं अपन, सिंचाई करते हैं। आगे बात करते हैं सरसों में सिंचाई कब करें। दोस्तों सरसों में सिंचाई देखो 400 से 600 mm करें। सिंचाई कब आवश्यकता रहती है, जब इसमें क्या फूल आते हैं तथा फलियां बनती है, उस टाइम में सिंचाई की आवश्यकता है। आगे बात करते हैं चने में, वही 400 से लेकर 600 mm की आवश्यकता पड़ती है। कब, जब दलहनी फसलों में आपको पता है फूल आते समय वह फलियां बनते समय। मूंगफली में क्या 500 से 700 mm सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और मैनली अवस्था कौन सी, सुइयां बनते समय। आगे बात करते हैं दोस्तों अपन सिंचाई के लिए विभिन्न फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपना 14 नंबर का 14 नंबर क्वेश्चन ये है कि हर फसल की क्रांतिक अवस्था है, जो बताइए कौन कौन सी अवस्थाएं। जैसे गेहूं की बताइए 6 अवस्थाएं बताइए कौन कौन सी, शीर्ष जड़ निकलना, कल्ले फूटना, गांठ अवस्था, बाली निर्माण अवस्था या दूधिया अवस्था और दाना पकने की अवस्था। इन 6 अवस्थाओं पे गेहूं की सिंचाई करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है शीर्ष जड़ निकलना। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार के कर सकता है, अगर एक किसान के पास केवल 2 ही सिंचाइयाँ उपलब्ध है तो वो कौन सी अवस्था पे सिंचाई करे। दोस्तों फर्स्ट अवस्था पे करिए सिंचाई शीर्ष जड़ जमते समय, और दूसरी दूधिया अवस्था पे। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि अगर किसी किसान के पास 3 सिंचाइयाँ उपलब्ध हैं तो वो किस अवस्था पे गेहूं की सिंचाई करे, तो 2 अवस्थाएं तो ये हो गई, और तीसरी अवस्था करे वो कौन सी अवस्थाएं, गांठ बनते समय, गांठ बनते समय। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों सिंचाई के लिए जो अवस्था है वो कौन सी है, बुआई के 30 दिन बाद में और दाना बढ़ते समय। चना सरसों में फूल आने से पहले और फलियां बनते समय, और अलसी के साथ भी यही कहानी है। आलू की बात करें, आलू का जब अपन बुआई करने के बाद अंकुरण होता है कंद का, उस समय सिंचाई की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ कंद जब बनना प्रारंभ हो जाए तब सिंचाई की आवश्यकता अधिक पड़ती है। नेक्स्ट अपन दोस्तों बात करते हैं चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि का लाभ और सीमाएं लिखो। यह उस विधि की बात कर रहा है, कौन सी की, जिसको अपन क्यारी विधि के नाम से या चेक बेसिन इरिगेशन के नाम से जाना जाता है। आपको पता है खेत को ऐसे आयताकार या वर्गाकार रूप से अलग अलग क्यारियों में डिवाइड कर लिया जाता है। इस विधि को कहते हैं क्या, चौकेबार विधि या द्रोणी सिंचाई विधि। इसमें देखो क्या होता है, इसके लाभ तो क्या है, अपवाह व अंतःस्रवण जैसी समस्याओं की कमी आ जाती है। मतलब क्या होता है, पानी भूमि में आसानी से नीचे की तरफ जा सकता है। आगे की बात करते हैं, खेत में जल वितरण समान होता है, क्योंकि अगर समतल खेत है आपका और आपने सभी क्यारियों को पानी बराबर पिलाया है, इसका मतलब खेत में समतल, ये मतलब समान जल वितरण होगा। आगे की बात करें, ये विधि सरल है, काफ़ी परंपरा से चली आ रही है, बहुत पुरानी विधि है, सिंपल विधि है, ज़्यादा टेक्निकल ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों इसकी सीमाएं, इसकी हानियां क्या है। खेत में पानी प्रवाह हेतु बनाई गई नालियों से भूमि में बड़ा भूभाग काम में नहीं आता है। कैसे, जैसे आप मेड बनाओगे तो उस मेड में जो एरिया अपना वेस्ट चला जाएगा उसमें आप फसल तो उगा नहीं सकते, तो एक खेत का बड़ा भूभाग मतलब इन डोलियों के अंदर और मेडों के अंदर वेस्ट हो जाता है, ये इसका नुकसान है। पृष्ठीय जल निकास बाधित होता है, मतलब पृष्ठीय जल निकास का मतलब ये है कि जो खेत में अतिरिक्त जो पानी होता है वो खेत से बाहर अगर जाना चाहे तो वो इन मेडों के बीच में अटक जाता है, बाहर आसानी से नहीं जा पाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, खेत में तैयारी में अधिक मजदूर चाहिए। जब अपन खेत में ये डोलियाँ मेडे तैयार करते हैं चौकोबार सिंचाई के लिए तो अपने को अधिक मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट अपन दोस्तों बात करते हैं सिंचाई की कुंड विधि के लाभ और सीमाएं लिखो। कुंड विधि के लाभ और सीमाएं देखो, वाष्पन द्वारा जल व पपड़ी बनने की समस्या नहीं होती है। मतलब क्या होता है इसके अंदर, जैसे अपन
फव्वारा विधि वगैरह में इनमें पपड़ी तोड़ने का काम करते हैं भूमि की ऊपरी सतह को नम बनाकर। तो इसमें ये समस्या नहीं रहती, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पानी ही खूब अधिक मात्रा में खेत को पिला दिया जाता है। कम मजदूरों की आवश्यकता होती है, बहुत अच्छी बात है। एक बार कुंड बनाने के बाद में सिर्फ एक पानी छोड़ने वाले मजदूर की आवश्यकता होती है। चौकाबार विधि की अपेक्षा खेत में कम भाग मेड़ व नालियों में वेस्ट होता है। जैसे उसमें तो क्या आप क्यारियां बना रहे थे और अलग अलग क्यारियों में मेड़ों के अंदर अलग अलग भूभाग का नुकसान हो रहा था, मतलब खेत का काफ़ी बड़ी मात्रा में। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तो सीधे सीधे क्या बनाने हैं, आपको कुंड बनाने हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी सीमाएं या इसकी हानियां। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मृदा अपरदन की संभावना रहती है। ऐसा करने से क्या होगी, आप अगर ढलान के साथ साथ ही लंबवत अगर आपने कुंड बना दिए तो ऐसी विधि के अंदर क्या ढलान से पानी का कटाव ज़्यादा होगा। बलुई मृदाओं में ये विधि बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। साथ साथ में मेड़ों पर लवण एकत्रित होकर पौधे की वृद्धि पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। जिधर से पानी गुजरता है तो लवण रिस के साइडों में निकल जाते हैं। उससे क्या होता है दोस्तों, लवण जमा होते हैं और वो सीधे पौधे की वृद्धि को प्रभावित कर देते हैं। पानी के दक्ष नियंत्रण हेतु कुशल मजदूर चाहिए। मतलब इसमें क्या है कि एकदम परफेक्ट मजदूर की आवश्यकता रहती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिंचाई समय निर्धारण करने से पौधे व मृदा नमी आधारित विधियों का वर्णन कीजिए। देखिए कौन कौन सी कि सिंचाई का समय निर्धारण कब करें, पौधे में आप सिंचाई कब करें, ऐसी विधियों का इसमें वर्णन पूछा है। तो देखो कोई पौधे की आधार पर सिंचाई का निर्धारण की विधियाँ, कि पौधे के आधार पर कैसे सिंचाई का निर्धारण किया जा सकता है। तो इसमें देखो सिंचाई का समय पौधे की जल कमी उत्पन्न लक्षणों को देखकर एवं पौधों को उचित क्रांतिक अवस्था पर क्या करें, आप जानकर सिंचाई करें। आप देख लें, खेत का अवलोकन करें सुबह सुबह जाके कि जो पौधे मुरझा रहे हैं या फसल मुरझा रही है तो आपको सिंचाई कर देनी चाहिए। साथ में आपको फसल की क्रांतिक अवस्था का ध्यान होना चाहिए कि इस फसल की क्रांतिक अवस्था ये है तो उस पर आपको सिंचाई कर देनी चाहिए। तो इस प्रकार से पौधे की आधार पर सिंचाई आप करें बाह्य स्थिति देखकर। नेक्स्ट आप बात करें कि पौधे की बाह्य स्थिति कब देखें, आप प्रातःकाल देखें, दोपहर के समय देखें खेत में जाकर। अगर पत्तियां मुरझाई हुई नजर आ रही हैं तो आप सिंचाई अवश्य करें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पौधों की पत्तियों में जल या जल विभव देखकर। देखो जिन पौधों में जल की मात्रा फुल रहेगी तो उसका विभव भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। जल विभव भी ज़्यादा रहेगा और पौधे की पत्तियां मुरझाई हुई नहीं रहेंगी। तो जल विभव एक सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। ये सबसे बेहतरीन विधि है जल पौधे में देने की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पत्तियों का तापमान देखकर। देखो फसल का आप इंफ्रारेड थर्मामीटर की सहायता से तापमान लें। अगर तापमान अधिक आ रहा है तो सिंचाई की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों वाष्पीकरण के कारण पानी का नुकसान ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद पत्तियों के रंध्र हो जाते हैं बंद, और बंद होने के बाद पत्ती का तापमान बढ़ जाता है। जब पत्तियों का तापमान बढ़ जाता है तो अपन इंफ्रारेड थर्मामीटर से तापमान को ज्ञात कर लेते हैं और सिंचाई का निर्धारण कर देते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मृदा नमी के आधार पर निर्धारण। आप खेत में जाएं और क्या करें, हाथ से मिट्टी को उठाएं। हाथ से उठाने के बाद अगर मृदा में आपको नमी लग रही है तो सिंचाई रहने दें। अदरवाइज सूखी दिखाई दे रही है मिट्टी तो उसमें मृदा नमी के आधार पे आप क्या कर दें, सिंचाई कर दें। कैसे? देखो मृदा में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा कौन सी है, क्षेत्र क्षमता। क्षेत्र क्षमता पर पौधे को क्या 100% जल उपलब्ध होता है। और निचली सीमा कौन सी है, स्थायी म्लानी बिंदु। स्थायी म्लानी बिंदु पर अगर पौधा आ जाता है तो सिंचाई करने पर पुनः ठीक नहीं होता। इसलिए आपको म्लानी बिंदु से पहले ही क्या कर देनी चाहिए, सिंचाई कर देनी चाहिए। क्योंकि म्लानी बिंदु के अंदर अस्थायी म्लानी बिंदु में पौधे को सिंचाई करते ही पुनः उसी अवस्था में आ जाता है। इन दोनों के मध्य जल की मात्रा उपलब्ध होती है जिसको पौधे की वृद्धि के लिए प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस अवस्था में पहले फसल में सिंचाई करना आवश्यक है। आगे दोस्तों अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सिंचाई हेतु बौछारी विधि और बूंद बूंद विधियों को समझाइए तथा इसके लाभ और सीमाएं लिखो। बौछारी विधि मतलब किसकी बात कर रहा है, फव्वारा विधि की बात कर रहा है, स्प्रिंकलर सिस्टम की बात कर रहा है। इसके बाद में किसकी बात हो रही है, बूंद बूंद मतलब ड्रिप विधि की बात हो रही है। तो बौछारी सिंचाई देखो, सबसे मेन बात तो ये है बौछारी सिंचाई की, स्प्रिंकलर सिस्टम की। जो अनडोलेटेड फील्ड रहते हैं, जिन क्षेत्रों की भूमि बलुई रहती है और असमतल टाइप की रहती है, उनमें ये सिंचाई विधि बहुत उपयुक्त है। कौन सी, स्प्रिंकलर या फव्वारा विधि। देखो इस विधि में पानी को बौछार अथवा वर्षा के रूप में वितरित किया जाता है। मतलब समान रूप से बौछार के रूप में वितरित किया जाता है। इस सिंचाई प्रणाली में पंप का मुख्य शाखा है, पाइपलाइनों में पहुंचाया जाता है और जहां से वे राइजर
के ऊपरी सिरे पर लगे घूर्णी यंत्र द्वारा फुहारा के रूप में फसल को पानी गिराते हैं। कैसे? देखो, आपको पता है कि आजकल ज़्यादातर सोर्स क्या हो गए, ट्यूबवेल हो गए। ट्यूबवेल के अंदर समर्सिबल पंप होता है। समर्सिबल पंप के माध्यम से पानी बाहर निकलता है और फिर मुख्य पाइपलाइन के माध्यम से खेत तक जाता है। उसके बाद में जो सहायक पाइपलाइनें होती हैं उनसे इनको स्प्रिंकलर्स को या फव्वारे को जोड़ा जाता है। इनमें क्या होती है, एक नोजल होती है जिसके ऊपर राइजर लगा होता है, जिसमें ये नोजल घूमती है, मतलब जिस राइजर से घूर्णी का ये समान रूप से इसमें पानी का वितरण होता है। कैसे? ये 1000 लीटर पानी निकालती है 1 घंटे में तथा समान रूप से पानी का वितरण करती है। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों, इसके लाभ क्या हैं। इसमें पृष्ठ विधियों की अपेक्षा क्या बहुत सरल है, सिंपल है, ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आप क्यारी धोरे वगैरह, कुंड विधि वगैरह, इनकी अपेक्षा क्या है, इसमें ये बिल्कुल सरल सुगम विधि है। हालांकि महंगी जरूर पड़ती है ये विधि, लेकिन उनसे अच्छी है। मर्दा पर पपड़ी बनने की समस्या नहीं रहती, क्योंकि अपन बार बार हल्की सिंचाई करते रहते हैं तो मर्दा की ऊपरी सतह क्या रहती है, नम, जिससे पपड़ी नहीं बनती और पौधे के अंकुरण को रोकती नहीं है। आगे फसलों में पाले को स्वतः बचा देती है। अगर आपको लग रहा है कि जैसे आज रात को पाला पड़ने वाला है तो आप शाम के समय हल्की सिंचाई कर दें, जिससे क्या हो, फव्वारे के माध्यम से पाले की बचाव हो सकता है, फसलों को पाले से बचाया जा सकता है। सिंचाई के साथ उर्वरक भी दिया जा सकता है। आप फर्टिलाइजर टैंक को मेन इरिगेशन पाइप से जोड़कर क्या दे सकते हैं, फसलों के साथ आप उर्वरक भी साझा कर सकते हैं घोल के माध्यम से। इसकी सीमाएं क्या क्या है, हानियाँ क्या क्या है। अधिक जल मांग वाली फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है, जैसा कि उदाहरण के तौर पे धान को अधिक पानी चाहिए, तो ऐसी फसलों के लिए ये विधि उपयुक्त नहीं है। छोटे खेतों में अधिक लागत बैठती है। अगर किसी के पास 2-4 बीघे ज़मीन है और एक फव्वारा सेट ले लिया उसने, तो ऐसे खेतों के अंदर क्या होता है, प्राथमिक लागत अधिक आती है। अधिक वायु गति होने पर जल वितरण असमान होता है। कई बार जैसे अपन ने फव्वारा चलाया और क्या अचानक हवा के झोंके आ गए, तो उसमें क्या होता है, पूरे खेत को समान रूप से पानी नहीं मिलता। पर्याप्त तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसमें जो कुशल मजदूर होता है, जिसके पास तकनीकी नॉलेज होता है, वैसा मजदूर इसको काम कर सकता है, वैसा ही किसान इसके काम में ले सकता है। बूंद बूंद सिंचाई, इस विधि का आविष्कार देखिए कहाँ से हुआ था, इजराइल से हुआ था। सबसे पहले तो ये बता दें, इसमें बूंद बूंद के रूप में पौधे को पानी टप टप के हिसाब से मिलता है और इसमें 1 घंटे में एक पौधे को 10 लीटर पानी मिलता है। इस विधि का विकास कहाँ से हुआ था, इजराइल से। देखिए, यह विधि शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ज़्यादा प्रभावी है। कैसे? जिन क्षेत्रों में पानी कम है तो उन क्षेत्रों में क्या ये विधि काफ़ी अच्छी है। मिट्टी बलुई या वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का ह्रास अधिक हो जाता है और ड्रिप सिंचाई में इसका प्रत्येक पौधे को जड़ के पास में बूंद बूंद टपका विधि, इसके जड़ क्षेत्र में संतृप्त नमी रहती है, वहाँ पानी की कमी नहीं रहती है। इस विधि में उद्यानों, सब्जियों, पंक्तियों बोई जाती है और क्या होता है, गन्ना, कपास इत्यादि में सिंचाई की उपयुक्त विधि है। देखिए दोस्तों, जिन क्षेत्रों में वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन की समस्या ज़्यादा रहती है, उन क्षेत्रों में क्या ये बिल्कुल जड़ के पास में ही पानी डालती है, तो इससे न तो खरपतवार पनपते हैं, न वातावरण में आर्द्रता फैलती है, जिससे आर्द्रता फैलने की वजह से क्या कीड़े मकोड़े, कीट पतंगों, बीमारियों का आक्रमण ज़्यादा होता है। तो ये विधि उन फसलों के लिए काफ़ी उपयुक्त है, जैसे कि फल वाली फसलें हुई, फसल हुई, और इसके अलावा जो सब्जियों वाली फसलें हुई उनके लिए काफ़ी उपयुक्त है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, पौधों की जड़ें में प्राप्त नमी होने से अच्छी उपज प्राप्त होती है। पौधे के बीच सूखा रहने से खरपतवार की समस्या नहीं होती, ये सबसे अच्छी है। मतलब इसमें क्या, पौधे के पास ही पानी गिरता है, बाकी जगह पानी नहीं गिरता, तो खरपतवारों को पानी नहीं मिलता, तो खरपतवार नहीं पनपते। सिंचाई के साथ साथ एक बार में ही उर्वरक भी दिया जा सकता है इस विधि में, जिसको फर्टिगेशन कहते हैं। मतलब सिंचाई जल के साथ साथ उर्वरक दिया जा सकता है। सिंचाई हेतु कम मानव श्रम की आवश्यकता होती है। एक बार ड्रिप अगर आपने लगा दिया तो दोबारा आपको क्या मात्र बटन स्टार्ट करने की आवश्यकता है, खेत में जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। कम पानी की आवश्यकता होती है, बिल्कुल जिन क्षेत्रों में पानी कम है उनमें इस सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब इसकी हानियाँ क्या है, प्रारंभिक व्यय अधिक होता है। जिस टाइम में आप ड्रिप शुरुआत में लगाते हो खेत में, उस समय आपके खर्चा ज़्यादा आता है। कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। जो टेक्निकल किसान होता है, कुशल मजदूर होता है, जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान होता है तकनीकी, वही किसान इसमें काम दे सकता है। उत्सर्जन व छिद्र छोटा होने से मिट्टी के कणों, जीवांश पदार्थों, रेशे एवं लवणों के से बंद हो जाता है। मतलब क्या होता है, कई बार इसमें
जो ड्रिपर होता है उसमें छेद बिल्कुल छोटा होता है। वो छिद्र के कारण क्या होता है, उसमें कई बार मिट्टी के कण बच जाते हैं या कि कई बार लवण के फंस जाते हैं, जिसके कारण से पानी आना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। नेक्स्ट, प्लास्टिक की बनी पार्श्व नलिकाओं को चूहे या अन्य जीव खाकर नष्ट कर देते हैं। मतलब ये लाइनें क्या प्लास्टिक की बनी होती हैं, जो पाइप्स अपन यूज़ करते हैं पानी के लिए, तो इनको कई बार चूहे कुतर के खा जाते हैं खेत में, तो उससे कई बार नुकसान हो सकता है। वार्षिक फसलों में बार बार लगाना व हटाना पड़ता है। कई बार क्या जो एक ही वर्ष की फसलें होती हैं या मतलब 6 माह की फसलें होती हैं, उसमें लगाना और फिर खेत से बार बार हटाने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये इसके क्या